सर मेरा पहले सवाल ये है कि सरकार लगातार मीटिंग कर रही है, चाहे वो प्रधानों की हो चाहे सरकारी कर्मचारियों की हो। ये कोई क्या मतलब कोई पॉलिटिक बेनिफिट लेने की तैयारी में है क्या ये लास्ट में? देखिए, पौने 4-5 साल हो गए हम्म, सरकार को। इस प्रदेश के कर्मचारी, संविदा कर्मचारी हों, चाहे राज्य सरकार के विभागों के कर्मचारी हों, आंदोलित रहे पूरे पौने 5 साल। हम्म, पिछले 2 महीनों में कम से कम 15 राज्य स्तरीय सम्मेलन, जिसका पूरा आर्थिक बोझ राज्य सरकार ने वहन किया, योगी जी ने कराए। इन सम्मेलन का क्या असर है, इसको इस बात से आप समझ लीजिए। मेरा मानना है कि राज्य सरकार संविदा कर्मियों को पशु रत मान रही है, पशुओं के तरह इन संविदा कर्मियों को मान रही है। जिस प्रकार आप किसी जानवर को बहुत मारे पीटे, उसके सामने उसके बाद भी रोटी का टुकड़ा अगर डाल दें तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय पूंछ हिलाने के। हम्म, आज जो सम्मेलन हुए हैं उसमें सभी विभागों के संविदा कर्मियों के कर्मचारियों का अपमान हुआ है। उनका उनकी मजबूरी, उनकी बंधुआ मजदूरी प्रदर्शित किया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जैसे आंगनवाड़ी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, लाखों की संख्या में हैं प्रदेश में। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 1500 रुपये मानदेय इनकी वृद्धि होगी। उसके बाद जो शासनादेश निकला वो उनको इंसेंटिव देने की बात कही, जो बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है। तो जो घोषणा भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं उसका भी अनुपालन विभाग नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार मनरेगा संविदा कर्मियों को 50,000 संविदा कर्मियों को करोड़ों रुपए खर्च करके लखनऊ बुलाया गया। उनसे कहा गया कि रोज़गार सेवक का मानदेय 10,000 होगा। इसी प्रकार तकनीकी सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, एपीओ सबका होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने देश में एक नई मिसाल कायम की भ्रष्टाचार की। कभी भी नियोक्ता का जो अंश होता है ईपीएफ का, वो विभाग देता है। 10,000 में इन्होंने जो लाभार्थी है संविदा कर्मी, उसका अंश तो काटा, वो समझ आता है। लेकिन देश में पहली बार अंधेड़ नगरी चौपट राजा वाली बात सत्य हुई और 10,000 में इनका 1,300 रुपये भी उसी में से काट लिया गया। अच्छा संजय जी, दूसरा हमारा प्रश्न ये है कि लगातार आप भी देखते होंगे जो जो असंगठित क्षेत्र है वहाँ पर मजदूरों का सबसे ज़्यादा शोषण किया जाता है। इस पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए, एक बात बता दूं मैं आपको कि उदाहरण असंगठित क्षेत्र का जो मजदूर है, 23 करोड़ आबादी में कम से कम 8 करोड़ है और वो बहुत बड़ा वोट बैंक है, जिसकी तरफ आज़ाद भारत में किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं देखा। और भाजपा के समय तो वह असंगठित क्षेत्र का मजदूर पूरी तरह अनाथ हो गया था। आज जो ये जो श्रम विभाग का जो कर्मकार बोर्ड है, जिसमें सेस का पैसा इकट्ठा होता है हाईवेज से लेके सब विभाग, एक नियम बना था कि इन लोग का सेस काट के हम लोग असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को देंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो घोटाला है, जो श्रम विभाग जिनको पंजीकृत करता है वो 80% मजदूर नहीं होते हैं। इनको 1,000 रुपये 2,000 रुपये की जो एक जिसको कहते हैं रोटी का टुकड़ा फेंका जा रहा है, ये गरीबी का मजाक है। और ये प्रक्रिया अपने आप में लीक प्रूफ नहीं है। इसलिए इस 1,000 या 2,000 रुपये जो चुनाव के समय में योगी जी को या मोदी जी को याद आ रहे हैं असंगठित क्षेत्र के मजदूर, आज गांव में आप जाएं, शहर के चौराहों में जाएं, इनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है और इनके पास कोई भी न्यूनतम मजदूरी इन पर लागू नहीं होती। इनका शोषण, इन पर अत्याचार गांव से लेकर शहरों में होता रहा है। सर लगातार चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, विपक्ष की अगर बात करें तो लोभ लुभाने इस तरह मैनिफेस्टो लगातार लॉन्च कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष भी का रोल कुछ ना कुछ होना चाहिए। लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष लोकतंत्र को मजबूत करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं बताऊं, दुर्भाग्यवश चुनाव आने के करीब आने पर विपक्ष जागा है। और मैंने तो सदैव कहा कि राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र एक लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर वो घोषणा कर रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद वो नहीं उसका अनुपालन कर रहे हैं तो उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए कोर्ट में।
लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें बहुत जल्दी कंसेंसस बन जाता है सभी राजनीतिक दल में। चाहे आरटीआई के परिधि में राजनीतिक दल नहीं आना चाहते हैं तो सब एक साथ वोट देते हैं। विधायक सांसदों की जब तनख्वाह बढ़ती है तब कहीं कोई राज्यसभा या विधानसभाओं में हुड़दंग नहीं मचता है, सब शांत होकर एक मत से हाथ उठा के इसको पास करते हैं। लेकिन जो घोषणाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं उसमें बहुत सी घोषणाएं ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल नहीं हैं। विषय को अध्ययन न करके जो पार्टियां कहती हैं कि मैं इनकी समस्या का हल करूंगा या इनका मानदेय मैं इतना कर दूंगा, मेरी आपके इस जिम्मेदार चैनल के माध्यम से ये अपील है उन राजनीतिक दलों को, आपको बजट मालूम है, आपको संख्या कर्मचारियों की मालूम है, आप बताएं कैसे इनको नियमित करेंगे, कैसे इनको समान काम का समान वेतन देंगे, कैसे इनका समायोजन होगा। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, संविदा कर्मियों पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट का 2 महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। जब तक इनको लागू नहीं किया जाएगा देश में, तब तक ये जो शिक्षित नौजवान है इसी तरह उसका उत्पीड़न होता रहेगा। पहला निर्णय था 2016 में सुप्रीम कोर्ट का कि जो भी संविदा कर्मी है उसको समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों में हाई कोर्ट्स का निर्णय है कि जो भी निरंतर जो काम है विभाग में उसके लिए संविदा नहीं नियमित कर्मचारी भर्ती किए जाएं, और यदि संविदा पे भर्ती करें तो समान काम का समान वेतन दें और एक समय के बाद उनका समायोजन होना चाहिए। जब तक ये समस्या हल नहीं होगी तब तक इस देश का नौजवान लड़के लड़कियां काली संविदा व्यवस्था के चुंगल में फंसे रहेंगे। संजय जी, आज लखनऊ में केजरीवाल की रैली है, उत्तर प्रदेश में पाँव पसारना चाह रही है आम आदमी पार्टी, इस पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए, मैं केजरीवाल साहब की दिल्ली सरकार में बहुत से अच्छी काम हुए, मैं उनका समर्थन करता हूं, लेकिन एक बात से मैं बहुत हताश हूं। केजरीवाल या सिसोदिया साहब, इन सब की उत्पत्ति अन्ना आंदोलन से हुई थी और अन्ना आंदोलन का मुख्य मुद्दा था लोकपाल। कहाँ गया लोकपाल, ये केजरीवाल बताएं। जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे देश के नौजवानों पे एक आशा की किरण जागी थी आज़ादी के बाद अन्ना आंदोलन से, उसके मुख्य जितने भी स्टार्स थे, नायक थे, वो सब सत्ता प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन कहीं भी इस देश में लोकपाल का जिक्र नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, क्योंकि भ्रष्टाचार मुद्दा कोई बनाता नहीं है और भ्रष्टाचार मुद्दा राजनीतिक दल इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि वो स्वयं उसमें लिप्त होते हैं। कोई सामाजिक आंदोलन ही भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाता है, तो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर लोकपाल की बात करके सत्ता तो आसीन कर ली, लेकिन उसके बाद क्यों नहीं उस पर बोले, इस बात से मैं निजी तौर पे बहुत हताश हूँ। अच्छा, हम लोग 2022 के पावदान पे पहुँच चुके हैं। आपने 2021 में कई सारी रैलियाँ की, कई सारी क्रांति संविदा कर्मियों के लिए आगे आए। 2022 में आपका लक्ष्य क्या रहेगा? देखिए, संविदा कर्मियों के बहुत से आंदोलन मैंने किए, बहुत सी सफलताएं मिली, बहुत बार असफल हुआ, बिकॉज़ ये संविदा कर्मियों के जो तथाकथित संगठन हैं ये सरकार के एजेंट बन जाते हैं और फिर जो एक समाज सेवी या एक्टिविस्ट है वो अधर में आ जाता है। मैंने तय किया है इस संख्या बल को बढ़ाने का, संविदा कर्मी और मजदूर असंगठित क्षेत्र का, इनको मैं एक प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा 2022 में, और अंतिम लड़ाई उत्तर प्रदेश और जो हमारे समीपवर्ती राज्य हैं इसमें एक ऐसी लड़ाई लड़ी जाएगी, ये मैं तो इसको आज़ादी की लड़ाई मानूंगा, क्योंकि आज संविदा कर्मी गुलाम बना हुआ है, आज अकुशल श्रमिक गुलाम है। तो मैं इन मुद्दों पे एक वृहद मंच बना के मैं कल जा रहा हूँ। इसकी शुरुआत मैं ललितपुर से करूँगा। उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला है, अनुसूचित जनजाति के यहाँ लोग हैं, और ललितपुर बुंदेलखंड का दूरस्थ से अंतिम ज़िला है उत्तर प्रदेश का। वहाँ से मैं परसों से इसकी शुरुआत करूँगा और मुझे विश्वास है कि सत्य की जीत होती है। महात्मा गांधी के आदर्शों में और सत्याग्रह में हम विश्वास रखते हैं। हम इस सरकार को इसके काले कारनामों का पूरा हिसाब किताब देंगे चुनाव में, और अगर कोई सरकार दूसरी भी आती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, अगर वो इन दोनों संवर्ग के खिलाफ रहती है या इनके साथ न्याय नहीं करती है तो 2022 भी हमारा संघर्ष और सत्याग्रह में बीतेगा।